अस्सलाम वालेकुम। जफर तनवीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने प्रोग्राम मुलाकात के साथ। आप इस प्रोग्राम में हमारे शहर के, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जद्दोजहद की कहानी सुनते हैं। आज एक ऐसे साहब से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो दोनों मुल्कों, जो एक हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, ये दोनों मुल्कों में बचे हुए हैं, लेकिन इनकी पैदाइश ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है। पैदा हुए ये कीनिया में, युगंडा में। और युगंडा से जब युगंडा के तलकात खराब हुए बरतानिया के साथ और उसने बरतानवी शहरियों को वहां से निकालना शुरू किया, तो ये 1973 में हिजरत करके यहाँ पे आके इन्होंने इंग्लिस्तान को अपना घर बनाया। वैसे इनके जो ननिहाल हैं उनका ताल्लुक कराची से है और दुधियाल का ताल्लुक गुजरात, इंडिया, भारत से है। और गुजरात के उस शहर से जहाँ पे महात्मा गांधी जिस शहर में पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि, महात्मा गांधी की जन्मभूमि और इनके पुरखों की जन्मभूमि एक है। ये साहब जो हैं, इनमें ये ब्रैडफोर्ड जो है ये एक मल्टी कल्चरल शहर है। यहाँ पे तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन ये तमाम मज़हब के लोग जो है वो अपने अपने, हर एक ने अपनी अपनी पॉकेट मली हुई है। कोई इलाका जो है वो जाना जाता है कि ये बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं, कोई इलाका जाना जाता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, किसी पॉकेट को आप भारतीय कह सकते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ पॉकेट्स। लेकिन ये ऐसे साहब हैं कि मैं जो गुज़श्ता 30-35 बरस से इनको जानता हूँ, ये अकेला घर है जो मुसलमानों के दरमियान में उनके गढ़ में बसता है। तो इनका मुसलमानों के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। 3 दफ़ा ये पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, 2 दफ़ा ये बांग्लादेश जा चुके हैं। अकेले नहीं गए, अपनी फैमिली को साथ लेके गए। और काम इन्होंने किए हैं ज़िंदगी में बेतहाशा चैरिटीज़ के साथ मुंसलिक रहे हैं, काम करते रहते हैं। ये ब्रैडफोर्ड ब्रेक थ्रू के डायरेक्टर रहे हैं, फेथ एडवाइज़र रहे हैं। और ब्रैडफोर्ड के जो हमारे लॉर्ड मेयर हैं, उनकी जो चैरिटी अपील होती है जो किसी रफ़ाही इदारे के लिए की जाती है, 2017-18 में इन्होंने, ये उस चैरिटी के चेयरमैन थे और इन्होंने इसके लिए 1 मिलियन पाउंड जो है वो जमा किया। ये बहुत बड़ी रकम है, वो 1 साल का अरसा होता है। फिर एक दफ़ा फिर इन्हें मौका मिला और फिर 2013 और 2014 में 5 माह का अरसा इनको दिया गया और उसमें भी इन्होंने 65,000 पाउंड्स जमा किए चैरिटी की। ये रोटरी जो है, रोटरी इंटरनेशनल, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं। ये उसके यहाँ पे जो है वो रोटरी के इंटरनेशनल के यहाँ पे डायरेक्टर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है 1922 के बाद। 1922 में किसी एशियाई को मौका मिला था और उसके बाद हमारे इस भाई ने वो उसके रहे हैं। 5-6 ज़बानें बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वो मिलजुल के इस तरह रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मनोज जोशी इनका नाम है। और इनकी ये जो खिदमात हैं चैरिटी के लिए, लोगों के लिए, लोगों को जाके, बेसिकली ये फार्मासिस्ट थे और उसमें इन्होंने 27 बरस अपनी ज़िंदगी के दिए। लेकिन इनकी ये तमाम खिदमात जो है वो जो देखने वाले वो देखते रहते हैं। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनकी तमाम इन खदमात का एतराफ़ किया और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी। सिर्फ यही नहीं, फिर जो हमारी जो क्वीन है मलका एलिज़ाबेथ, उनके जो लॉर्ड लेफ्टिनेंट थे, लॉर्ड लेफ्टिनेंट होते हैं जो क्वीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इनको अपना डिप्टी यहाँ पे बनाया है। यानी ये बराह रास्त उस क्वीन के साथ जो है वो लिंक है। तो ये हमारे मेहमान हैं आज के, हमारे मनोहर जोशी साहब। नमस्ते मनोहर जोशी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जफर भाई, और सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड डे। और ये मेरे बारे में आपने ये बात बताई, मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी है कि ये मेरी बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं। अच्छा मनोज भाई, ये फादर क्रिसमस बने हुए हैं आप। ये मैंने पहली दफा आपको इस रूप में देखा है। ये लॉकडाउन का नतीजा है कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा दी। जफर भाई, क्या हुआ कि कोई 13-14 मार्च से हम घर में बंद है जी। तो आपको पता है मेरी मूछें बहुत बड़ी हैं। जी, मूछें, आपकी मूछें, पहचान ही आपकी मूछें। तो फिर मैंने वो बस ऐसे मजाक में शेविंग नहीं किया, तो फिर दाढ़ी बढ़ गई। तो फिर मुझे मेरे फैमिली ने कहा कि आप बढ़ाएं और फिर इसको पर्पल फॉर पोलियो के लिए डाई करें और फिर आप इसमें चंदा इकट्ठा करें और सब शेव कर देना एक बार।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो मूछे भी शेव करेंगे आप? सब कुछ शेव कर दूंगा मैं। ये पहली बार मेरी जिंदगी में मैं मेरी मूछें कटवा दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये होगा पोलियो के लिए? पोलियो के लिए, जी। और पोलियो के लिए आप इससे पहले भी बहुत सा काम कर चुके हैं? जी, वो मैं रोटरी ने 1985 में शुरू किया टू इराडिकेट पोलियो। जी जी। ये इसलिए था कि एक ही जो पहले से जो स्मॉल पॉक्स थी वो दुनिया से हटाई गई है। और रोटरी का विजन था कि वो 1905 में उसकी स्थापना हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड को क्या गिफ्ट दें, दुनिया को क्या गिफ्ट दें 2005 में, सेंटिनरी गिफ्ट। तो 1985 ने इसने शुरू किया टू इराडिकेट पोलियो। और अल्लाह का शुक्र है, रब की कृपा है कि ये पूरी दुनिया से हट गया है, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये है। पाकिस्तान में, हमारे यहाँ ये है। इसके लिए कोई कुछ स्पेशल थॉट्स हैं? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इसको खत्म करने के लिए कोई खुसूसी प्रोग्राम बनाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है? जी, अभी क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से सब बंद हो गया है, फ्रीज हुआ है। जी जी। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पोलियो का, जी जी, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पोलियो की जो टेम्पलेट है वो सबके पास है, सबको पता है कौन कहाँ रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, किसको वो ड्रॉप्स दिए गए हैं। तो इस हिसाब से अभी सारी दुनिया की एफर्ट अफगानिस्तान पाकिस्तान में लगी है। एंड वी आर वेरी क्लोज टू गेट रिड ऑफ पोलियो इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अच्छा, ये बताइए मनोज भाई कि आप 73 में यहाँ पे आए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप केनिया से यहाँ पे आए? बस ये कोई 1-2 साल, अभी जैसे मैं अभी लग रहा हूँ ऐसे ही था मैं। नहीं, मेरी 21 साल उम्र थी जफर भाई। कितनी? 21 साल का। 21 बरस से। तो 21 बरस तो आपने पैदाइश से 21 बरस तक एक बहुत बड़ा वक्त होता है जो आपने केनिया में गुजारा, वहां पे गुजारा। तो एकदम आप महाजिर हो गए, तो वो किस तरह, हमें वो लेके चले अपने उस सफर के साथ, वो कैसा था सफर और क्या हुआ? सफर ये ऐसे था कि वो ईडी अमीन जो था वहां का जो डिक्टेटर था, उसने ऐलान किया कि जो काले लोग के सिवाय सबको वहां से निकाला जाएगा। और उन्होंने 3 महीने की हमें टाइम टेबल दिया। तो हम लोग वहां से तकरीबन 90 ईयर से हमारी फैमिली वहां रहती थी, 90 साल से। 90 साल से, जी जी। तो एक ओवरनाइट कैसे हम निकल सकते थे? तो सभी, क्योंकि हमारी वो ड्यूअल पासपोर्ट थे पहले, हम ओरिजिनली जब मेरे ग्रैंडफादर लोग सब आए थे तभी पासपोर्ट भी नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था, सब जगह में ब्रिटानिया की हुकूमत थी। तो बस ऐसे ही हम वो सब आ गए वहां पे, अफ्रीका में, युगांडा में सेटल हुए। तो हमारे पास ना कोई इंडियन पासपोर्ट था, ना कोई युगांडन पासपोर्ट था, सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट था पहले। और जब इंडिपेंडेंट हुआ युगांडा तो हम युगांडा की शहरियत ले ली। तो हमने कहा कि आप नहीं बन सकते, युगांडन नहीं बन सकते, आप यहाँ से आपको नहीं मिलेगा युगांडा पासपोर्ट। तो फिर हम, ब्रिटिश ने हमें कहते हैं कि रेफ्यूज दिया, और उस पासपोर्ट से हम यहाँ पे आए। तो वहां पे हम खड़े रहते थे और वो आर्मी वाले रास्ते में थे, लूटपाट हो रही थी, लोगों को मार पिटाई हो रही थी। जी। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हम इस दौरे से निकल के, और एक ही फ्लाइट थी एंटेबे एयरपोर्ट टू गेटविक एयरपोर्ट, आप कहीं और तरीके से नहीं जा सकते थे। युगांडा इज अ लैंड ऑफ टेरिटरी। तो आपको बाहर निकलना, अगर आपको जाना है तो ट्रेन में आपको मोम्बासा जाना पड़ता है, फिर वहां से बोट लेना पड़ता है, स्टीमर। वो तो कोई हमारे इतना टाइम ही नहीं था कुछ करने का। तो इट वॉज अ वेरी ट्रोमैटिक सिचुएशन रियली, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर वो हमारे पास सिर्फ 20 किलोज मैक्सिमम अलाउड था लाने के लिए, और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम 20 किलो में हम क्या लेके आए? जी हाँ। हमारे पास जो कपड़े थे वो सब गर्मियों के थे। यहाँ तो इंग्लैंड में तो सर्दी होती थी, हम अक्टूबर में आए तो हमारे पास कपड़े भी ठीक नहीं थे। और हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो हम लेके आए थोड़े, वो घर छोड़ने की वो जाने के वो अपनी जो थोड़ी सी वो फोटोग्राफ होती है वगैरह, पर्सनल पोजेशन होते हैं, वो हम लेके आए।
और एयरपोर्ट पे हमें इन्होंने रिसीव किया और उन्होंने हमें सब ब्लैंकेट्स दी, हमें कपड़े दिए और हमें जो आर्मी कैंप्स में लेके गए वहां पे हमने उन कहते ना कि वो मुकाम दिया हमें। फिर वहां से उसने हमें प्रोसेस करना शुरू किया आर्मी कैंप में से। और फिर हम 6 महीने तकरीबन कैंप में रहे थे, तरह तरह जगह पे जाते थे, वो हमें लेके जाते थे कि ये ब्राइटन है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे आपको ये जाने एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, स्कूल सिचुएशन क्या है। तो फिर मेरे वालिदैन फादर थे, उन्होंने चूज किया कि वो डार्बी में सेटल होंगे, तो हम वहां पे सेटल हुए थे 6 महीने के बाद। अच्छा। और मेरा फर्स्ट टाउन डार्बी है। तो हम वैसे हमारी जो कम्युनिटी में उसमें हम डार्बी वाले तरीके से हम पहचान जाता है। डार्बी। अच्छा, ब्रैडफोर्ड में आपको अरसा हुआ, यहाँ पे आप ये हैं और ब्रैडफोर्ड के सारे प्रॉब्लम आपके सामने हैं। यहाँ पे 2 दफे फसादात भी हुए, वो भी आपके सामने हैं। आपने इस शहर को ग्रो होते हुए देखा है, आपने इसको गिरते हुए भी देखा है। तो क्या आपके ब्रैडफोर्ड के बारे में क्या विचार हैं? ब्रैडफोर्ड के बारे में ये है कि ये पहले एक इंडस्ट्री पे कायम हुआ था, वुलन टेक्सटाइल। जी वुलन। वो सब बंद हो गया, तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई विजन नहीं था कि ब्रैडफोर्ड क्या करेंगे। और फिर नई इंडस्ट्रीज लाने के लिए आपको जगह भी चाहिए, नई इंडस्ट्रीज बनाने के लिए उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, जो लोगों को ट्रेन करना पड़ता है नए जॉब्स के लिए, नए बिजनेसेस के लिए। तो वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो इस हिसाब से ना वो डिक्लाइन होने लगा। फिर उसके बाद एजुकेशन डिक्लाइन हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ, हाउसिंग, हेल्थ, वो सभी एक साथ, एवरीथिंग जो कहते हैं ना एक साथ में सभी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि अगर आपकी हेल्थ खराब है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका हाउसिंग ठीक नहीं है, आपका एजुकेशन ठीक नहीं है, आप कहां से जाके आपको रास्ता मिलेगा कि आप क्या किस चीज को टैकल करें। और जो लीडरशिप जो है ब्रैडफोर्ड की, वो इट वाज फ्रैक्चर्ड, इट वाज नॉट स्ट्रेटेजिक। क्योंकि अब लेके लास्ट 30-40 साल में पहले कितने काउंसिल के लीडर्स हो चुके हैं। हंग काउंसिल थी टोरी की, आपको पता है, याद हो, एरिक कीकल से। जी। और फिर 80s में जब डिक्लाइन होने लगा, माइनर्स का स्ट्राइक हुआ, वो सब स्टील डिक्लाइन। तो इस वजह से हम पीछे रह गए हैं और हमारी जो कम्युनिटी जो है वो आगे से पहले उनकी जो रिहाइश जो थी वो मिल वर्कर्स की थी। they were mainly employed in labor, mills, transport जैसे buses, taxis, trains, इसमें हाईली स्किल्ड वाले लोग नहीं थे। और उनका भी पहले ये था कि उनकी वो सोच थी कि हम वापस चले जाएंगे। फिर जो इसलिए यहाँ भी सेटल नहीं हो चुके। मैं 80s की बात कर रहा हूँ। जी। तो इसलिए वो ना सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर बच्चे हमारे बड़े होने लगे, यहाँ की आबादी बढ़ने शुरू हो गई, तो एजुकेशनल फोकस नहीं था, अटेंडमेंट नहीं था इतना, तो इसमें हम पीछे रह गए। जब तक आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होती है ना, आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जॉब्स में, आप हाईली स्किल्ड जॉब में नहीं जा सकते हैं, आप प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ना वो सब उसका जो कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट हुआ, इसलिए हम थोड़े से पीछे रह गए। जी। तो आप सही जवाब दिया है। जी। तो अब आप कैसे देखते हैं ब्रैडफोर्ड का फ्यूचर क्या है? हमारे बच्चों का जो यहाँ पे हैं उनका फ्यूचर क्या है? देखो, मैंने जब ये फर्स्ट राइट हुआ था 1995 में, तब मैंने सवाल किया था कि जब जिस दिन राइट हुआ, मैंने कहा उसी दिन यहाँ पे बच्चे जो पैदा हुए हैं ब्रैडफोर्ड रॉयल इंफर्मरी में, वो 211 में 16 साल के होंगे, तो उसकी क्या पोजीशन होगी। अब ये 2 दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ए लेवल के आगे हैं। जी। तो उसका क्या फ्यूचर होगा, आपकी क्या वहां पे
16 इयर्स का टाइम है आपके पास, आप क्या करना चाहेंगे? तो उस टाइम में भी वो आपको पता है मोहम्मद ताज साहब थे, वो ब्रैडफोर्ड कमीशन के वो उसने रिपोर्ट लिखा था। जी जी, मोहम्मद ताज। हाँ, तो उसमें भी वो माइनॉरिटी रिपोर्ट था। दे कुड नॉट एग्री व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी जो आबादी जो है उनकी स्पेशल नीड्स है। आप हेल्थ देख लें, आप एजुकेशन देख लें, आप एम्प्लॉयमेंट देख लें, तो उसमें सभी तो वी नीड फोकस ऑन दैम। वी नीड टू रियली टारगेट कि हम क्या करना चाहते हैं। ये हमारी कोई खास, मुझे तो नहीं लगता है कि हमारा कोई खास विजन जो है ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट में। और फिर सब पॉकेट्स बन गए हैं। जो कीचली वाले कहते हैं हम कीचली का काम करेंगे, वो शिपली वाला कहते हैं हम शिपली की काम करेंगे, शिपली को बल्कि वो कहते हैं अलग करेंगे। वो यानी कि यही मैं कह रहा हूँ कि जो लीडरशिप जो है वो एक नहीं है। जैसे अभी आप पहले आप देख लें कि बिजनेस लीडरशिप, आप किसका नाम लेंगे? पहले एक नाम था सर कैन मॉरिसन, लोग उनको मानते थे। अगर वो कुछ कहते थे तो उनके पीछे जाते थे, उनको सपोर्ट, यानी देयर वाज सम पीपल हु आर गिविंग लीडरशिप। अभी ब्रैडफोर्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो उसको क्या लीडरशिप क्या दे रहे हैं? ब्रैडफोर्ड ब्रेसफुट है, कांग्रेस की है। तो जो बिजनेस की लीडरशिप है आप देख लें कि किसका नाम आगे आता है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप देख लें तो आप देख लें कि किसका नाम आगे आता है, जो आप कह सकते हैं कि ये नहीं हमारा लीडर है, ब्रैडफोर्ड को जो आगे लेके जाएगा। आप कम्युनिटी लीडरशिप देख लें, आप कौन बंदा जो है आप जिसको मानने के लोग उसको मानते हैं, तो वो लीडरशिप नहीं है हमारी सेक्टर में जो कहना चाहें। और खास करके जिसके पास पावर जो है वो नहीं है। और अभी दूसरी चीज ये होती है कि हम डैमेनर्स हो गए हैं कि हम टोरी पार्टी को ब्लेम करें। आपको पता है मैं लेबर पार्टी का मेंबर हूं। जी जी जी, तो वो कहते हैं ऑस्टेरिटी है, रिसोर्सेज नहीं है, मगर देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम खुद कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन का जो है मसला वो हमारे हाथ में है। अभी मैं चेयरमैन ऑफ बिगेस्ट स्कूल इन ब्रैडफोर्ड, स्टार्ट में फाउंडर गवर्नर हूं। हमारा अगर बच्चे स्कूल में नहीं आते तो हम उसको पढ़ाएंगे कैसे? क्या करेंगे? इफ दे कम, और मुझे पता है कि हमने ये मेरा स्कूल जो है हमने शुरू किया था, सो वी स्टार्टेड, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि हमारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं पहले से उसका जो अटेंडमेंट है वो काफी हाई है कंपेयर टू दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट कमिंग टू द स्कूल। सही। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। हमारे पास आएंगे तो हम उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अटेंडेंस ऑफ स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पेरेंटल इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चे जो स्कूल में आते हैं उनके पेरेंट्स कभी मीटिंग में नहीं आते हैं, कभी पूछते नहीं है। इट्स वेरी वेरी हिट एंड मिस। तो हमारा एजुकेशनल, आप मेरी इस बात से मनोज भाई अब क्या एग्री करेंगे कि हम जो पेरेंट्स हैं, ब्रैडफोर्ड के पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनर सिटी के जो लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के अपने बच्चों को फेल किया उनकी तरफ तो जो न करके? जानबूझ के तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वो बड़ा, क्योंकि उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी उन्होंने। हाँ, उन्होंने केयर नहीं की। उन्होंने कहा देखो जफर भाई, जी पेरेंटल हमारी जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल एंड प्यूपिल्स। अभी प्यूपिल्स एंड टीचर्स और स्कूल विल ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ पेरेंट्स डोंट ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। यस। क्योंकि ये तीन लोग की यहाँ पे इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, इट्स अ पार्टनरशिप, एंड पेरेंट्स का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक श्योर करें कि वो घर पे जाके वो लेसन करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, टाइमली अटेंडेंस में जाते हैं, पूछते हैं क्या किया क्या नहीं किया। गवर्नरशिप जो है उसमें हिस्सा लें, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल में हिस्सा लें, और भी एक्टिविटीज होती है उसमें हिस्सा लें, ताकि बच्चे को जितना भी तालीम मिल सके, जितना भी राउंड ऑफ एजुकेशन मिल सके, इतना अच्छा है।
और अभी जस्ट आउट ऑफ द पॉइंट में आपको कह रहा हूँ, जी जी, पहले का सिस्टम एजुकेशन का ये था कि हम लोगों को पढ़ाते थे जो जॉब्स ऑलरेडी है। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे स्कूल में लोग कहते मुझे इंजीनियर बनना है तो उसको टेक्नोलॉजी में भेजो, मुझे मेडिसिन करना है उसके साइंस में भेजो, किसको टीचर बनना है उसको आर्ट्स में भेजो। अभी हमें पता ही नहीं कि आगे की 10 साल में क्या। तो वी हैव टू अडॉप्ट एंड डिवाइस न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ताकि हमारे जो बच्चे अभी जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे बढ़े। तो अगर पेरेंट्स का साथ ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बिल्कुल सही फरमाया कि पेरेंट्स का साथ ना हो। अच्छा मनोज भाई, ये बात तो समझी जा सकती है और तस्लीम भी की जा सकती है किसी हद तक कि आज से 20-25 बरस पहले जो पेरेंट्स थे, एशियाई पेरेंट्स, पाकिस्तानी पेरेंट्स या बांग्लादेशी पेरेंट्स, जिनमें जो एजुकेशन का वो बहुत नीचा है ग्राफ, तो वो तो ये समझा जा सकता था कि मे बी पेरेंट्स आर इलेक्टेड और स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको खुद अंग्रेजी जुबान नहीं आती या अंग्रेजी में वो उस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन अब तो जो बच्चे हैं, आगे जिनके बच्चे हैं, वो तो अंग्रेजी तो उनको बड़ी अच्छी तरह आती है, लेकिन उनका रवैया वही है जो उनके पेरेंट्स का था। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है कि इनका जो एस्पिरेशन एंड एम्बिशन जो है वो इज नॉट हाई इनफ। वो कहते हैं चलो इनको अंग्रेजी बोलना आ गया, सीखना आ गया, उसको क्या जॉब करना है, उसको ये हमारे जो ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल जॉब है वही करते रहेंगे। उनका एम्बिशन नहीं है, इतना एम्बिशन नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है कि हम और आगे बढ़ सकते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्क जो है उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। सो प्रोफेशनल जॉब्स कर सकते हैं, वोकेशनल जॉब्स करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस का जॉब कर लें, वो सिर्फ पुलिस का वो फ्रंट लाइन का नहीं होता है, बाहर उसके पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में है, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं, आप वहां पीछे भी बहुत काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इन एवरी सेक्टर देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट रोल्स। तो ये हमें एम्बिशन होना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे और नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हम हिस्सा लेंगे। तो वहां पे पेरेंट्स का दूसरा ये होता है कि जो आपने कहा कि जो अभी लेटेस्ट हमारी जो नई नस्लें आ रही है, 25 ईयर्स ओल्ड, उनकी खुद की अचीवमेंट इतनी नहीं है, रोल मॉडल्स नहीं है। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स दे आर रॉ मॉडल्स नहीं है, लेकिन कम से कम वो कम्युनिकेट तो कर सकते हैं ना, गुफ्तगू तो कर सकते हैं ना। हाँ, मगर उसका वो, बिकॉज देखो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, दे आर 100% मोनोकल्चर, वापस स्कूल से आते हैं, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, किसी के साथ मुलाकात नहीं होती है, डिफरेंस नहीं होता है, उनकी जो इंटरैक्शन होती है वो होती ही नहीं है बाहर। दे जस्ट ग्रोइंग अप ऑन अ मोनोकल्चर इन लेस आउटवर्ड लुकिंग। उनको बस यही है कि हमारी लाइफ यही रहेगी। दैट इज द बिग डिफरेंस। अभी देखो हमारे एक मैं आपको बताता हूँ। जी फरमाइए। वो ब्रैडफोर्ड में ड्रैगन बोट रेस होता है। क्या होता है? वो लॉर्ड मेयर की अपील में वो जो ड्रैगन बोट होता है शिप सोल्टेयर में, वहां के स्कूल्स के लिए मैंने इंतजाम किया कि एक दिन पूरा स्कूल का प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, स्कूल के बच्चे हैं जिसमें हमारे बच्चे भी थे, उन्होंने कभी रिवर को नहीं देखा। माय गॉड। इनर सिटी ब्रैडफोर्ड में बच्चे जो रहते हैं, इन्होंने दरिया नहीं देखा, कभी बहता हुआ पानी नहीं देखा। और उनको फिर मैंने कहा कि ये देखो ये रिवर है, ये कनाल है, साथ में वो शिपली कनाल। उन्होंने देखा, पढ़ा था कि ये कनाल इसको कहते हैं, मगर दे डिडंट नो दैट दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ कनाल। दे वर जस्ट एब्सोल्युटली अमेज्ड, यार ये इतना पानी, वाओ। तो हमें वी हैव टू मिक्स एंड मिंगल। ऑफ कोर्स। अच्छा, आप वो बात कर रहे थे कि एक ही जगह रहते हैं और एक ही वो, तो मुझे याद आया, तो आप तो गुज़श्ता 30-35 बरस से मैं आपको देख रहा हूं कि आप जिस इलाके में रहते हैं वो मुसलमान डोमिनेटेड इलाका है। आपके चारों इतराफ में अगर कोई पहले थे दूसरे मेरे भाई दोस्त, तो वो बहुत से वहां से उन इलाकों से चले गए, तो आप अकेला घर है आपका,
तो आप क्या महसूस करते हैं और किस किस्म के ताल्लुकात हैं? क्या ये वाकई मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं? मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, मगर हम अपने पॉकेट्स में रहते हैं, एक ही कम्युनिटी रहती है। मगर जब तक मेरा ताल्लुकात है, मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, रब का करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरे हमसाए जो है, हम 35-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जी जी जी। मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत की है। और जब हम बाहर जाते हैं तो हॉलीडेज में, छुट्टियों में वापस आते हैं, तो हमारे लिए खाना लेके आते हैं, दूध वगैरह फ्रेश चीज लेके आते हैं, हमारा घर का ध्यान रखते हैं, आपस में मिलते रहते हैं। हम त्योहार जो होते हैं मनाते हैं। अभी ईद का जो त्योहार था तो आए, हमारी जन्माष्टमी थी तो लोग हमारे पास आए। तो मेरे लिए तो कोई ये कोई इश्यू ही नहीं है, तो क्योंकि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम कोई अलग तरीके के लोग हैं। हमने सोचा हम बस एक ही भाई बहन है, बस हम रहते हैं। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि आपको पता है कि मैं चौधरी इनायत खान साहब के साथ 30 साल से जी जी हाँ, नर्सिंग होम चलाते रहते हैं। हमारा कारोबार 30 साल से हम चल रहे हैं। तो आजकल देखो माहौल ऐसा है कि 3 दिन भी नहीं रह सकते हैं लोग। हम 30 साल से चल रहे हैं। मैं आपने बताया 3 बार मैं पाकिस्तान जा चुका हूं, मुझे इतनी खुशी हुई, वहां से फैमिली के साथ भी गए हैं। तो रियली जफर भाई, हमारे में कोई तफावत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे में इंसानियत ज्यादा है। ये पाकिस्तान का जिक्र हुआ, हमें पाकिस्तान ले चलिए अपने साथ। जब आप पाकिस्तान गए थे सर, 3 दफे आप गए हैं, फैमिली को भी लेके गए हैं, को पाकिस्तान का बताइए आप हमें, कि हमारे कारीन को बताइए, नाजरीन को बताइए कि आपने पाकिस्तान को किस तरह का पाया और किस तरह का वो मुल्क है, लोगों का किस तरह का आपके साथ सलूक था, और आपके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या जगह? देखो, पहले तो लोगों को गलतफहमी बहुत है जी। मीडिया की। आप मीडिया में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया में जो दिखाते हैं लोग कि वहां पे लूटफार है, वहां पे गरीबी बहुत है, लोगों बहुत 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 बैकवर्ड कंट्री है, उसमें कोई तरक्की नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही गलतफहमी होती है, हर जगह में बॉम्ब धड़ाके होते हैं। ये कुछ नहीं, हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा। और हम लाहौर गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, रावलपिंडी, फिर गांव में भी गए हैं, ननकाना साहब भी गए, सब जगह में। कश्मीर के इलाके में गए हम, वहां पे वो मीरपुर गए हैं, सियालकोट तक चल गए हम, ददियाल, स्वारी, सब जगह में, हर जगह में हम आपने अर्बन और रूरल दोनों किस्म के इलाके देखे हैं। और हम सिर्फ ऐसे नहीं गए कि हम वो गाड़ी में गए, 2 मिनट जाके हाथ लगा के वापस। हम वहां पे रहे, गांव में रहे हैं, हम रहे हैं। और लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक मैं आपको एग्जांपल दूं। जी जी। जुम्मा का दिन था, हम पहाड़ियों में गए थे। एक पीर साहब थे, उनकी वो वहां पे जमातें बड़ी, उसकी इतने वो छोटे छोटे विलेजेस है, वो सब उनके पास आते हैं। जी जी। तो वो जो पीर साहब थे, उन्होंने मेरे लिए, जुम्मा था तो मेरे लिए उनके घर में, मैंने सोचा उसका घर है, मगर उन्होंने कहा कि ये तो मेरा मेहमान खाना है। मैं हैरान हो गया, बड़ा हवेली था वो, लाइक अ पैलेस गांव में। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बनाया, सब कुछ। फिर वो नमाज पढ़ने चले गए। तो मैंने कहा कि पीर साहब, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह कोई है, कोई जो पुराना? तो उन्होंने कहा है, मैं आपको भेजता हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया, वो मैं मंदिर देखने गया, वहां सब वो ऐसे ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, सिर्फ वो सिर्फ डिलैपिडेटेड हो गया, निशान है उसका सिर्फ। जी हाँ। सिर्फ जो वापस आए तो वो पूरी जमात, तकरीबन 200-250 लोग उसके साथ आए उनके मेहमान खाने में। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आपका जिक्र किया था नमाज में, तो ये सबने कहा कि नहीं, हम ये हमारे भाई को मिलने आएंगे। और कितने वहां पे उन्होंने कुछ आधा पौना घंटे तक मुझे सब गले मिले और बातचीत की। और उन्होंने कहा कि ये देखो, आपने मंदिर भी देखा है, हम यहाँ पे साथ में रहते थे। पीर साहब ने कहा कि उनके जो वालिदैन थे, उनके खास मित्र थे, हिंदू थे,
उन्होंने जब ये गड़बड़ हुआ तो उन्होंने खुद जाके उसको घर में रखा था, और फिर 3-4 हफ्ते के बाद जब थोड़ी शांति हुई तो उसको जाके वो आर्मी का कैंप में छोड़ के आए थे। और जब तक उनके वालिद साहब जिंदा थे वो पूछते रहते थे कि मैं सोचता हूँ कि वो पता नहीं भाई जिंदा है या नहीं है, उसको मिस करते हैं। तो हमें बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही प्यार मिला। और मैं किसी को मैं नहीं मिला वहां, जफर भाई, जिन्होंने कहा है कि हमें जंग करना है या हमें ये करना है। सब चाहते हैं कि हम वो अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि हमारा मजहब अपनी जगह में है, मगर हमारा कल्चर जो है, हमारी जबान, खाने पीने का रीत रिवाज, काम करने का, मकाने, गाड़ियां चलाना, जो भी हमारी सब एक ही चीज है, एक ही आदतें भी एक जैसी। मैं तो उधर इंडिया में भी गया हूं ना, तो इंडिया में जाता हूं तो मैं देखा, जैसे मैं अभी अमृतसर गया था तो वहां पे इस तरह गाड़ी चलाते, इस तरह लाहौर में चलाते, कोई फर्क नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं है। इसी तरह गाड़ियां चलाते, इसी तरह खाना पकता है, इसी तरह दुकानें चलती है, इसी तरह, बस नो डिफरेंस रियली। पाकिस्तान में हाल ही में गुज़श्ता बरस बल्कि वो जो हैं हमारे सिख भाई हैं, उनकी सहूलत के लिए वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था ताकि वो करतारपुर, उस बारे में आपके क्या विचार है? वो देखो, वो यानी कि वो एक ऐसी चीज बनाई है वहां पे जफर भाई, मैं गया हूं, यहाँ देख के आया हूं करतारपुर। जी। इतनी जबरदस्त जगह बनाई है। तो अगर आपके दिल में नफरत होती है तो आप ये क्यों बनाते हैं? ये आपके दिल में अगर प्यार होता है, मोहब्बत होती है, रिस्पेक्ट होता है, तभी आप ये चीज बनाएंगे। और वहां पे वो इतनी अच्छी जगह बनाई है, ऑल द फैसिलिटीज। और मैं आपको दिल की गहराई से कह रहा हूं, वहां पे जो वेलकम जो थी, इंतजाम जो है, जी, आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड कैन हैव दैट। इतनी जबरदस्त, और इतने लोग अच्छे थे कि बात जाने। सेम चीज ननखाना साहब में, सेम चीज पंजा साहब में, सेम चीज जो बादशाही मस्जिद लाहौर में हम जहां पे गए हैं, जी जहां भी गए आप, जी प्यार 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 प्यार। और ये तो बड़ी बड़ी जगह, हम तो रास्ते में एक वो गन्ने का जूस होता है ना, वो पीने के लिए हम खड़े रह गए थे। जी। तो हम ऐसे, हम भाई ने कहा कि भाई इनको थोड़ा वो प्लास्टिक का वो ना कप में देना। तो उन्होंने कहा ये कोई बाहर के लगते हैं, वैसे कोई मांगता नहीं है, ऐसा कोई सफाई करके 2 ग्लास ऐसे पीते हैं। तो उन्होंने कहा ये बाहर के हैं। तो कहाँ से आए हैं? तो कहते हैं ऐसे वो इंग्लैंड से आए। कहते इंग्लैंड वाले नहीं है, कहाँ से आए, सच बोलो। तो उन्होंने कहा कि इनकी पीछे की रिहाइश इंडिया के है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने इनसे पैसे नहीं लेने। उन्होंने कहा अभी पैसे लेने नहीं, वो गले मिले। उन्हें फिर यही बात बताई कि देखो हमारे वालिद साहब कह रहे थे कि हम लोग एक साथ रहते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, नहीं हुआ ये। बस वो अपनी पुरानी बातें करते थे कि ये हमें बस भाईचारा चाहिए, बस वही कहते थे। तो होटल में जाके जैसे पीसी लाहौर में ठहरे थे, जी वहां भी तो क्या मेहमान नवाजी मैं आपको बताऊं, इज अनबिलीवेबल। और मैं इतना खुशकिस्मत था कि एक बार मैं ईद का टाइम में वहां पे था, और इंडिपेंडेंस डे के टाइम में भी था मैं वहां, 14 अगस्त का टाइम में। तो मैंने ये सब माहौल देखा है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस, मैं कुछ नहीं देखता हूँ डिफरेंस, ऑनेस्टली। पीपल आर वेरी लविंग, वेरी काइंड। और लाहौर में आप जाके देखे, वहां की इमारतें देखे, वहां के बिजनेसेस देखे, वहां के मॉल देखे, वहां पे मार्केट्स देखे, हर जगह में भरपूर सामान है, हर जगह में सब चीज है, खाने पीने का सामान बेहतरीन से बेहतरीन है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग इश्यू रियली। सिर्फ है कि हमें जो करप्शन जो है ना, वो सारी जगह में वही लूट लेता है लोगों को, बस। मनोहर भाई, आपने अभी 14 अगस्त की बात की है, आज भी 16 अगस्त है। कल भारत का योम आज़ादी था, परसों पाकिस्तान का योम आज़ादी था। लेकिन इस खित्ते की इस तकसीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हैं कश्मीरी। तो कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, और आप रहते भी एक ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आपके चारों तरफ में कश्मीरी हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं?
कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है उसकी बात कर रहे हैं। वो देखो, जो ये जो बात जो है कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज जो है, जो साथ में रहना है वो नहीं रहना है, मेरा तो यही सोच है कि हम 73-74 ईयर्स से हम यही बात हम दुला रहे हैं जी। और एक ही हमारी स्ट्रेटेजी हम यही है कि उसको जाके हम उसको नुकसान कर दें, इसको जाके इसको नुकसान कर दें, उसका जाके ये हम तोड़ दें, इसका जाके it's a failed strategy. It doesn't work. So it has to, हमें यह सोचना चाहिए कि अभी हम कोई नया रास्ता लें जिससे हम आगे बढ़ सके। और मैं तो ये कहता हूं कि हम जो बाहर की जो इंटरफेरेंस है उनको छोड़ो और हम अपने आप मिलके 5 साल 10 साल साथ में हम करते हैं, बैठ के देखो हम ये रास्ते पे चल रहे हैं, हम ये सेटलमेंट करते हैं, जो भी करना है, मगर आउटसाइड इंटरफेरेंस को छोड़ो, अपने आप हमारे हाल पे छोड़ दो। हम पहले भी साथ में थे, अभी भी हम साथ में रहेंगे, हम लोग नेबर्स हैं, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें साथ में मिलजुल के रहना है, हमारे अवाम की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना है और इसी तरह हमारा प्रोग्रेस होगा। बाकी अगर हम वही स्ट्रेटेजी यूज करते रहेंगे, आउटसाइड इंटरफियरेंस करते रहेंगे, तो दूसरे को तो अमन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको तो यही है कि हम उसको बिल्कुल सही है कि जो बड़े सगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 1.5 अरब इंसानों की जो जिंदगी मौत का मसला है, उनके अपने रहन सहन का, उनकी अपनी सहूलतों का, वो इन दो ममालिक की उसकी वजह से तनाज़ात की वजह से उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आज भी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी लोग गंदा पानी पीते हैं, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, लोग दोनों तरफ मर रहे हैं और हम दोनों ममालिक जो हैं वो असलहे पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ये तमाम बातें तस्लीम करने वाली हैं और तमाम बातें जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक तो ये चलेंगी। और हमें दूसरा ये है कि हमें ये जो इश्यू जो है ना वो दोनों मिलकर ही बात कर सकते हैं जफर भाई। जी। और मेरे ख्याल में तो ये है कि जैसे मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सभी के साथ मिलजुल के रहता हूँ, मेरे सभी के साथ ताल्लुकात है। क्यों? क्योंकि मैं एफर्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ, मैं उनका इश्क जो समझता हूँ, उनके साथ में जो मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूँ, उनके साथ हो सकता है वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही है, गिव एंड टेक। बट वी हैव टू थिंक अबाउट द होल। जी। बाकी तो कि तमाम इस खित्ते के लोगों के, बल्कि खाली उस खित्ते के नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक के मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। एक जगह ट्रबल होगी तो दूसरे को भी तकलीफ पहुंचेगी। ये नहीं हो सकता कि बरतानिया में कोई अब वाकया हो जाए, यहाँ के लोगों को तकलीफ हो जाए तो साथ वाले बच जाएं। ये तो नहीं हो सकता। और हमारे पास एक अच्छी सी एक मिसाइल है कि देखो, इन्होंने वो वर्ल्ड वॉर जंग किया था, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने बस ये जंगे की थी। अभी देखो वो कह रहे हैं हम साथ में मिलकर रहेंगे। उनकी जर्मन लोग जर्मनी है, वो फ्रेंच नहीं बन गए हैं, फ्रेंच लोग फ्रेंच ही है, उनका जो सिस्टम है वो भी सेपरेट है, मगर वो कॉमन कोज के लिए सभी साथ में मिलकर चलते हैं। क्योंकि हमारी जो मेन चीज क्या है कि तरक्की लोगों की हो, लोग मिले, पीना मिले, उनकी तबीयत ठीक हो, सेहत ठीक हो। और ये हमारा जो मेन जो हमारी जो डिससेटिस्फेक्शन है वही है। से अभी मैं जैसे पाकिस्तान में था तो लोग यही कहते थे कि यार हमें वो जंग नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। मैं उनको पूछता कौन सी मिसाइल है, क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं वो मीरपुर में था, मैं गया था बार एसोसिएशन की मीटिंग में गया था, उन्होंने भी हमने बात की, वी वर टॉकिंग कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मिसाइल के कि हम ये हमारा खुद का यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, हम ही खुद मर जाएंगे, इसमें सभी मर जाएंगे। तो इसमें तो कोई आगे का कोई रास्ता नहीं ना, ये नुकसानी का रास्ता है। हमें सोचना है कि इसमें नुकसान ना हो, लोगों की भलाई हो। अच्छा, ये बताएं अपना मनोज भाई, वो हमारी बातों में वो रह गई कि बांग्लादेश के जब आपने 2 दफा ट्रिप किए,
वो दोनों दफा लॉर्ड में चैरिटी के सिलसिले में गए थे ना आप वहाँ? नहीं, हम पहली बार हम गए थे, नहीं हम पहली बार गए थे रोहिंग्या रोहिंग्या जी क्योंकि वो रोहिंग्या के बारे में जरा बताइए रोहिंग्या के आपने क्या वो आपने पाया वहाँ? देखो, वो मेरा ये था कि जब मैं चेयरमैन था लॉर्ड मेयर अपील कमेटी का, तो मैंने लॉर्ड मेयर को मैंने ये एडवाइस दी थी कि आप यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ब्रैडफोर्ड एंड यू हैव टू प्रमोट होल डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट प्रमोट करेंगे तो क्या वो काव एंड काफ रॉक को प्रमोट करेंगे, या वो ब्रॉन्टे का वो पार्सनेज करेंगे, या सॉल्ट एंड मिल करेंगे? मैंने कहा वो नहीं, हमें इंसान को प्रमोट करना है। वी हैव टू प्रमोट द कम्युनिटीज। yes people living and working in district, you have to promote them, make them feel good about the district. और पार्ट ऑफ इट के हमारी बांग्लादेशी जो कम्युनिटी है ब्रैडफोर्ड में और कीथली में, वो काफी स्मॉल कम्युनिटी है मगर डिसएंगेज कम्युनिटी, इतनी एंगेज नहीं है। वो लोग अपने इलाके में रहते अपना काम करते हैं। तो आप टू सपोर्ट दैम आप जाएं, और वहां पे एक बड़ा रेफ्यूजी का इश्यू है, तो हम उसकी मदद के लिए, क्योंकि मैं रेफ्यूजी हूं, मुझे सबसे बहुत ही इसमें दिलचस्पी है, और हम जाके उसको देखें। एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब इश्यूज हुआ है, तो मैंने कहा हम जाके उसकी हेल्प करते हैं। तो हम रोहिंग्या कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए गए थे। हम वहां पे एक हफ्ता रहे हैं। वहां खुद जाके जो भी रिसोर्सेज था खुद लेके गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां देखा हमने, उनके साथ रहे हैं और दौरा किया, और देखा कि बांग्लादेश के भाई, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल द सेम पीपल। हम सिर्फ ये पॉलिटिकली डिवाइड हुए हैं, बाकी हमारी रीत रस्में जो कुछ है, वो हमारे रहने का सब कुछ है, वो एक ही है। तो वी वेंट देयर एंड इट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव मीटिंग। अच्छा, गुड। उसके बाद हमने देखा कि हम एक बार गए तो वो टोकनिस्टिक नहीं करना है। हमने जाके उनको जो होप जो लोग को होती है, उम्मीद होती है, और हमने जाके उनको प्रॉमिस किया था कि व्हेन वी गो बैक हम वापस आएंगे और हम आपके लिए जो हमने प्रॉमिस किया वो डिलीवर करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस गए हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम थोड़े से और बांग्लादेशी लोगों के साथ गए थे। उनके खुद की विलेजेस या गांव की जो जगह थी वो भी देखना था, वहां भी जाके हेल्प करना था। तो वी वेंट टू फैक्ट्रीज, वी वेंट टू हॉस्पिटल्स, वेंट टू schools, we went to colleges, universities, civic centers में गए थे वहां पे। and we also promoted Bradford, क्योंकि हमें ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करना था। बायलैटरल जो भी हमारी लिंक्स है वो ज्यादा बढ़े, तो इसलिए। मगर बांग्लादेश की बात ये मैं कह सकता हूँ, सेम इमेज जफर भाई, लोग कि वो थर्ड क्लास, थर्ड वर्ल्ड, होपलेस कंट्री है, मगर इट इज बूमिंग। इट इज नो लॉन्गर अ थर्ड क्लास country. It has come out. It's now in the middle rank, and it's the world's biggest supplier of textiles. It's booming. Infrastructure is going. बहुत ही तरक्की हो रही है, and people are very friendly. बहुत ही वो प्यार करते हैं, और खास करके रोहिंग्या लोग को बहुत प्रमोट किया। और यहाँ ब्रैडफोर्ड में भी रोहिंग्या कम्युनिटीज है, उनको मैं काफी प्रमोट कर रहा हूँ। और जो यंग लोग हैं उनको रोटरी में भी शामिल किया है। अच्छा। और हमारा एक रोटेरियन है, उनके पूरे फैमिली, पूरे विलेज को उसने अडॉप्ट किया। और वो कोर्ट जो है ना, कोर्ट पाकिस्तान में कोर्ट जो है वहां पे कश्मीर और रिलीफ ट्रस्ट, उसमें मेरे 2 बच्चे भी है, उसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोनों पहले एक बेटी को किया था, फिर मैंने कहा मैंने जेंडर बैलेंस रखना है, मैंने बेटे को भी रखा ताकि मेरा फैमिली बन जाए। तो वो उनको 5 साल हो गए, वो मेरे बच्चे हैं वहां पे दोनों। तो उनके साथ मुझे बहुत ही प्यार मोहब्बत होती है, बातचीत होती रहती है। मनोज भाई, आपसे गुफ्तगू तो सारा दिन जारी रह सकती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। मैं जाते जाते आपसे सिर्फ आखिरी एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी तो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू तो बड़ी देर तक जारी रह सकती है। जो आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ भाई, हम ब्रैडफोर्ड के बारे में वरीड हैं। आप इस वक्त ब्रैडफोर्ड में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसके रुकने पार्लियामेंट जो हैं वो पाकिस्तानी नज़ाद या एशियाई नज़ाद हैं।
अब मुझे ये बताएं कि इन दो जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, इनकी जो कारकर्दगी है पिछले 2-3 बरस से, क्या आप उससे मुतमिन हैं? मैं इनकी जो वो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो काम है उसकी बात नहीं कर रहा। ब्रैडफोर्ड की डेवलपमेंट में क्या हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो कुछ कर रहे हैं ताकि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाई जा सके? इस बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन, जी बताइए। जैसे मैंने कहा ना कि वो कीचली वाले कीचली का काम कर रहे हैं, शिपली वाले का शिपली काम कर रहे हैं, ब्रैडफोर्ड वेस्ट में ब्रैडफोर्ड वेस्ट का काम हो रहा है, ब्रैडफोर्ड नॉर्थ का काम हो रहा है। तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ना, वो वॉइस वन विजन वन फैक्टर पे बात नहीं हो रही है। इट्स जस्ट नॉट, क्योंकि लीडरशिप नहीं है, विजन नहीं है ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए कि आप ब्रैडफोर्ड क्या बनना चाहता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ। और 2000 में जब वो ब्रैडफोर्ड 2020 विजन चल रहा था, तभी मैंने कहा था, इयन स्टुअर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव था, कि आप 2020 विजन कर रहे हैं, मगर 20 में क्या बनेगा ब्रैडफोर्ड वो बताओ, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्रैडफोर्ड की स्ट्रेंथ बिल्डिंग्स नहीं है, ब्रैडफोर्ड की स्ट्रेंथ पीपल है। पीपल, यस। And how will the people in 2020 look like? तो मैंने कहा Bradford, whether you like it or not, is becoming brown. You accept कि वो ब्राउन हो रहा है, तो ब्राउन हो रहा है तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है और उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, हाउ विल यू बिल्ड ऑन दैट। तो उन्हें कहा कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। अगर वो बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ Bradford is people, and if they are not going to upskill them, if they are not going to train them, if they are not going to develop them, how are they going to make Bradford a great place? And then if you don't do the infrastructure in Bradford, अभी आप देखें, आप M606 से मैनचेस्टर रोड से आप ब्रैडफोर्ड में आना चाहते हैं, आप तंग आ जाते हैं। आप सेमेट्री रोड पे चले जाएं, तंग आ जाते हैं, कनाल रोड पे चले जाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चाहिए वो नहीं है, एंड टू गेट दैट यू नीड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 5 MPs वर्किंग टुगेदर टू गेट दैट डन। ये हमारा। और दूसरा ये है कि लोकल बेसिस पे, जफर भाई, हमारे ब्रैडफोर्ड में 90 काउंसिलर्स है, उसमें से 30 हमारे पाकिस्तानी काउंसिलर जी। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आर दे वर्किंग टुगेदर? आप एमपीज की बात करते हैं, आप लोकल काउंसिलर्स की बात करें, अगर वो दे होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। लेबर की जो है कंट्रोलिंग जो है, उनकी 53-54 सीट है, उसमें से 30 तो हमारे हैं, 27 हमारे हैं। उनके पास पावर है, रिसोर्स है, इन्फ्लुएंस है, तो व्हाई डोंट दे नाउ टेक द पावर एंड से दिस इज द वे वी डू इट। हमारे में यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस। यूनिटी ऑफ पर्पस तो होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है जो नजर आती है कि जिन स्पेशली इनर सिटी इलाकों में, जिन इलाकों में हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे भाई हैं काउंसलर हैं, या हमारी बहनें बेटियां काउंसलर हैं, उन इलाकों में शहर के दूसरे इलाकों की निस्बत सबसे ज्यादा गंदगी पाई जाती है और सबसे कम जो है वो काउंसिल सर्विसेज अवेलेबल है। क्या आप इससे एग्री नहीं करेंगे? मैं करता हूं ना, बट दैट इज व्हाई वी नीड मेरिटोक्रेसी। you need to give time, you need to give यानी कि टाइम एंड एबिलिटी और रिसोर्स। वो रिसोर्स की आप बात करते रहेंगे, वो अनएंडिंग है। वो आप कहें मुझे पैसे दो, throwing money at a problem is not going to solve the problem। मैं तो यही कहता हूं, मैं ये कहता हूं जफर भाई जी ब्रैडफोर्ड मैं इतना एंथुसियास्टिक हूं कि ब्रैडफोर्ड एक शहर जो है, ब्रैडफोर्ड में पूरा इंग्लैंड में दुनिया को बता सकता है कि हमारी कम्युनिटी आगे आ सकती है और कर सकती है। हमारे में टैलेंट भी है, हमारे में नॉलेज भी है, हमारे में एक्सपर्टीज भी है, हमारे पास रिसोर्स भी है। ओनली दे नीड टू कंबाइन एंड यूनाइट इन वन। हमारे पास कितने सक्सेसफुल ब्रैडफोर्ड बिजनेस पीपल हैं। There's so many successful business people, Pakistani owned, Indian owned। हमारे पास कितने प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, हर जगह में हमारी टैलेंट है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट। और हमारे पास पॉलिटिकल पावर भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप सुन रहे थे मनोज जोशी को, वो फरमा रहे थे कि हम में सलाहियत भी है, काबिलियत भी है, सभी कुछ है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो हम में यकजहती है, इत्तेहाद है। हम एक दूसरे की टांगे ना खींचें और मिलजुल के अगर शहर के बारे में सोचेंगे तो शहर में डेवलपमेंट भी हो सकती है, और डेवलपमेंट के साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है। उनके लिए इकट्ठे हो जाइए, बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे मेहमान के साथ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।